कत्ल कितना डरावना और बेरहम हो सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम आपकी इंटेलिजेंस पर शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको उस जुर्म से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर हम आज भी दहल उठते हैं। इन कत्लों को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं जो हमारे बीच सीरियल किलर के नाम से जाने जाते हैं। जब भी हम किसी सीरियल किलर का नाम सुनते हैं तो उसके बारे में जानने की दिलचस्पी पैदा हो जाती है। हम उसकी सनक, उसका क्राइम करने का तरीका और उसकी पर्सनल लाइफ, हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार देखा या सुना होगा कि किसी जगह किसी निर्दोष इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये हत्याएं सिर्फ लूट के मकसद से नहीं होती है, इन मर्डर्स के पीछे किसी सीरियल किलर का शैतानी दिमाग होता है। सीरियल किलर आमतौर पर एक ऐसा इंसान होता है जो 3 या उससे भी ज्यादा लोगों का मर्डर करता है। 1966 में ब्रिटिश राइटर जॉन ब्रोडी ने सबसे पहले सीरियल किलर वर्ड का यूज अपनी बुक में किया था। खून करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों को मारने का हर सीरियल किलर्स का एक सिग्नेचर तरीका होता है। लोग राक्षस पैदा नहीं होते, वे राक्षस बनते हैं। ये कहना था दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर का। आइए आपको आज से लगभग 33 साल पीछे ले चलते हैं, जहां इस खूंखार सीरियल किलर को उसकी घिनौनी करतूतों के कारण आखिरकार मौत की सजा सुनाई गई। इतिहास गवाह है कि जुर्म की दुनिया में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला अमेरिका का खूंखार सीरियल किलर और रेपिस्ट टेड बंडी डेड बॉडीज से प्यार करता था। न जाने कितनी औरतों और बच्चियों को मौत के घाट उतारने वाले इस सीरियल किलर की करतूतों को सुन एक समय के लिए आप भी कांप उठेंगे। कहा जाता है कि वो अपने कॉलेज के दिनों में एक ब्राइट स्टूडेंट था। आखिर एक ब्राइट स्टूडेंट ने साइकोपैथ बनने का सफर उसने इतनी जल्दी कैसे पार कर लिया? इतना ही नहीं, जो भी टेड बंडी से मिलते थे उनका एक ही ओपिनियन होता था कि टेड बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। लड़कियों के अनुसार वो बहुत ही हैंडसम था। क्या ये वजह थी कि इतने मर्डर्स करने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वो एक सीरियल किलर था? कितने ही सबूत थे टेड के खिलाफ जिसने पुलिस को टेड को अरेस्ट करने में हेल्प किया। कहा जाता है कि टेड ने 100 से ज्यादा औरतों का मर्डर किया था। हालांकि इनमें से सिर्फ 30 मर्डर्स का ही पुलिस को पता चल पाया था। इनमें से कितनी लाशें गुमनामी के अंधेरों में खो गई जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या आपको पता है कि इन अरेस्ट के बावजूद टेड 2 बार जेल से भाग निकला था? आखिर क्या चलता था टेड के मन में जिसने उसे इतना बड़ा साइकोपैथ क्रिमिनल बनाया? आपका अच्छा बर्ताव आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। आप किसी दूसरे के लिए कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी सोच और संस्कारों पर डिपेंड करता है। आज के दौर में दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों की एजुकेशन और उनके बिहेवियर को लेकर वरीड रहते हैं। वो अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को लेकर अपनी नीड्स को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन दुनिया का खूंखार सीरियल किलर टेड बंडी का बचपन इससे बिल्कुल अलग था। टेड बंडी का पूरा नाम थियोडोर रॉबर्ट काविल था और 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के बर्लिंगटन में उसका जन्म हुआ था। उसका बचपन अपने माता पिता के साथ नहीं, बल्कि अपने नाना नानी के साथ बीता। कुछ सालों बाद टेड को पता चल गया कि वो उसके असली माता पिता नहीं है। वो मानता था कि उसकी असली माँ जिसने उसे जन्म दिया था वो उसकी बड़ी बहन है। बात उस वक्त की है जब 22 साल की एलेनोर लुइस कॉविल ने 24 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन के वर्मोंट में थियोडोर टेड रॉबर्ट कॉविल यानी टेड बंडी को जन्म दिया था। टेड के पिता की पहचान कभी भी पक्के तौर पर नहीं की गई थी। बर्थ सर्टिफिकेट में लॉयड मार्शल और एक्स एयरफोर्स ऑफिसर को उसका पिता कहा गया है। लेकिन लुइस ने बाद में दावा किया कि एक बोटमैन ने उसे मिसगाइड किया था जिसका नाम जैक वर्थिंगटन था। सालों बाद इन्वेस्टिगेटर्स को इस नाम के किसी भी आदमी की डिटेल्स एयरफोर्स में नहीं मिली। फैमिली के कुछ मेंबर्स ने यह शक जाहिर किया था कि बंडी को पैदा करने वाला आदमी लुइस के साथ क्रूएल और हैरेस करने वाला सैमुअल कॉविल था। लेकिन इस बात को सही या गलत साबित करने के लिए कोई भी सॉलिड प्रूफ सामने नहीं लाया गया। अपनी जिंदगी के पहले 3 साल बंडी ने फिलाडेल्फिया में अपने नाना नानी सैमुअल और एलेनोर कॉविल के साथ बिताए, जिन्होंने उसे अपने बेटे के रूप में पाला था। साल 1950 में टेड की असली मां एलेनोर लुइस कॉविल उसे टैकोमा सिटी वाशिंगटन में एक नई जिंदगी देने के लिए अपने साथ ले गई। वहां एलेनोर की मुलाकात जॉनी बंडी से हुई। जॉनी एक हॉस्पिटल में कुक का काम करता था। एलेनोर और जॉनी ने साल 1951 में शादी कर ली। शादी के बाद जॉनी ने लीगल तौर पर टेड को गोद लिया और उसका नाम बदलकर टेड बंडी कर दिया। टेड बंडी को बचपन में उसके ही परिवार ने इतना टॉर्चर किया और झूठ बोला था कि उसका अपना ही एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड बन गया था। बाहर से देखकर या उससे मिलकर किसी को भनक तक नहीं लगती थी कि वो एक बेरहम किलर था। बचपन से ही घर में झगड़े देखते आए टेड के दिमाग में कब इतनी हैवानियत भर गई कि इसकी भनक तक किसी को भी नहीं लगी। बंडी के परिवार के दूसरे मेंबर्स ने लॉयर को बताया कि सैमुअल कॉविल एक अत्याचारी, धमकाने वाला और एक क्रूअल इंसान था जो ब्लैक्स, इटालियंस, कैथोलिक और जीव से नफरत करता था। अपनी वाइफ और परिवार के कुत्ते को मारता था। उसने एक बार अपनी वाइफ लुइस की छोटी बहन जूलिया को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। वहीं दूसरी ओर बंडी ने अपनी नानी को एक डरपोक महिला बताया जो एक बीमारी से जूझ रही थी। वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से गुजरती थी। हत्यारे पति की पहचान को दबाने के लिए लुइस ने अपना सरनेम कॉविल से बदलकर नेल्सन कर लिया। लुइस परिवार के कई मेंबर्स के कहने पर वॉशिंगटन के टैकोमा में कजिन ब्रदर एलन और जेन स्कॉट के साथ रहने के लिए राजी हो गई। लुइस की मुलाकात टैकोमा के मेथोडिस्ट चर्च में हॉस्पिटल के एक कुक से हुई। उसका नाम था जॉनी कुलपेपर बंडी। दोनों के बीच कब प्यार शादी में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों ने शादी कर ली और जॉनी बंडी ने ऑफिशियली टेड को अडॉप्ट कर लिया था। शादी के बाद जॉनी और लुइस ने 4 बच्चों की कल्पना की थी। टेड बंडी ने साल 1965 में वुडरो विल्सन हाई स्कूल से अपनी हाई स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद वो आगे की एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूजेट साउंड चला गया। बंडी की दिलचस्पी चाइनीज लैंग्वेज सीखने की थी, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूजेट साउंड में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो चाइनीज लैंग्वेज सिखाता हो। इसलिए साल 1966 में वो चाइनीज सीखने के लिए अपना ट्रांसफर लेकर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी पहुंचा। महज 1 साल बाद यानी कि 1968 में बंडी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। साल 1968 में कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद टेड बंडी ने कई जगह नौकरी की तलाश की। इस दौरान बंडी ने सिएटल में नेल्सन रॉकफेलर के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में वॉलंटियर के रूप में काम किया। हालांकि उसने साल 1970 में साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए फिर से वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बंडी ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में लॉ की पढ़ाई शुरू की।
साल 1973 में टेड जब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया। वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन टेड में उस लड़की की कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब इस बात का उसे पता चला कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तब वो इस सदमे को कभी नहीं भूल पाया। यहीं से टेड के दिलो दिमाग में महिलाओं के लिए नफरत इकट्ठा होने लगी। लाशों को अपनी जायदाद समझने वाला यह खूंखार किलर 1970 के दशक में 30 से ज्यादा महिलाओं को अपनी हैवानियत का शिकार बनाकर मौत की नींद सुला चुका था। इसके बाद उसे खून खराबे की लत लग गई। खून के प्यासे टेड ने एक के बाद एक कई महिलाओं का कत्ल किया। वो लड़कियों और महिलाओं को मारने के बाद उनका सिर काटकर अपने घर के कोने में सजाता था, जैसे वो कोई ट्रॉफी जीत कर आया हो। टेड अपने क्राइम्स को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम देता था। वो लड़कियों को पहले बेहोश करता, फिर उनके साथ रेप करता, लेकिन उसका मन यही नहीं भरता था। आखिर में वो उनका मर्डर कर देता था। टेड के क्राइम की दास्तां यही नहीं रुकती, बल्कि अपनी हैवानियत की भूख मिटाने के लिए कई बार उसने लड़कियों की डेड बॉडी के साथ भी रेप किया। टेड के लिए मर्डर का मतलब लस्ट या वायलेंस वाला क्राइम नहीं था, बल्कि इसके साथ अधिकार, एक अपनेपन की भावना जुड़ी थी। आप जिन्हें मारते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। मर्डर और लस्ट की भूख मिटाने के लिए बंडी ने 12 से 22 साल की लड़कियों को किडनैप करना शुरू किया। आखिर इस सीरियल किलर ने किस किस को अपना निशाना बनाया? अक्सर हमने देखा है कि किडनैपिंग का मोटिव या तो किसी फिरौती यानी रैंसम से जुड़ा होता है या फिर किसी दुश्मनी से। लेकिन 70 के दशक में अमेरिका में होने वाले किडनैपिंग के मामलों का मोटिव इन दोनों से बिल्कुल अलग था। यहाँ किडनैपिंग का मोटिव था मर्डर। हमने न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल्स पर कई बार मर्डर की खबरें सुनी है। समाज में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिसे हम चाहकर भी रोकने में नाकाम रहते हैं। ये जानते हुए कि जब कोई आपका मर्डर करना चाहता है और आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है कि आप उसे करारा जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेल्फ डिफेंस के राइट से जुड़े मामले में एक फैसले के दौरान कहा था कि कानून का पालन करने वाले लोगों को डरपोक बने रहने की जरूरत नहीं है, खासकर तब जबकि आपके ऊपर इलीगल तरीके से हमला किया जाए। बावजूद इसके अमेरिका में सीरियल किलर टेड बंडी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम देने वाला सीरियल किलर टेड बंडी 1970 के दशक में अमेरिका के कई शहरों में डर का कारण बन चुका था। अखबारों में रोज उसके अपहरण की खबरें आया करती थी। बंडी का नाम सुनकर लोगों के मन में डर बैठ चुका था। नॉर्थ वेस्ट अमेरिका से फ्लोरिडा तक उसने आतंक फैला रखा था। किडनैपिंग की खबरें सुनकर लड़कियां और महिलाएं घर से निकलने से डरती थी। उस समय अक्सर किडनैपिंग रैंसम के मोटिव से किए जाते थे, लेकिन इस बार किडनैपिंग का मोटिव कुछ और ही था। ऐसा मोटिव जिसे सुनकर आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। टेड बंडी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस जगह एक सीरियल किलर किसी का कत्ल करता है और जिस जगह वो लाश रखता है, वो जगह उसके लिए किसी होली प्लेस से कम नहीं होती। एक ऐसा होली प्लेस जिसे देखने और छूने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। आज हम मोस्ट वांटेड सीरियल किलर टेड बंडी के द्वारा की गई किडनैपिंग्स और मर्डर्स की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उसने अमेरिका के 2-3 स्टेट्स में अपने टेरर की बदौलत 30 से ज्यादा महिलाओं का कत्ल किया। इस कहानी की शुरुआत करेंगे टेड बंडी के फर्स्ट किलिंग से। आमतौर पर हर सीरियल किलर के लिए पहला मर्डर बहुत ही खास होता है। क्या आप जानते हैं कि जब पहली बार सीरियल किलर किसी का मर्डर करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस से गुजरता है। पहला मर्डर करते वक्त शायद ही कोई सीरियल किलर ये सोचता होगा कि वो इसके बाद भी कई मर्डर करेगा। और जिस तरह कई लोग शराब, सिगरेट या ड्रग्स पहली बार ट्राई करते वक्त ये नहीं सोचते कि इन चीजों से उन्हें एडिक्शन हो जाएगा, ठीक उसी तरह सीरियल किलर भी पहला मर्डर करते समय उससे एडिक्टेड होने के बारे में नहीं सोचते। पहला मर्डर ज्यादातर किसी खास कारण से करते हैं और ज्यादातर ऐसे इंसान का जिसे वो बहुत पसंद करते हैं। उनके हिसाब से उनको मार देने से आगे जाकर वो इंसान उन्हें हर्ट न कर पाएंगे। यहाँ से शुरू होता है किलिंग का एक ऐसा सिलसिला जिसमें हर मर्डर में सीरियल किलर उसी खुशी और सेटिस्फैक्शन को बार बार महसूस करना चाहते हैं जो उन्हें फर्स्ट मर्डर करते वक्त मिला था, ठीक एडिक्ट की तरह। कहा जाए तो टेड बंडी दुनिया के सारे सीरियल किलर से एक कदम आगे था। वो लड़कियों को सिर्फ मारने से सेटिस्फाइड नहीं था, उनको मारने के बाद उनकी लाशों के पास बार बार जाना और उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना उसके किलिंग्स का हिस्सा था। खौफ की बात तो ये है कि ऐसा वो तब तक करते रहता था जब तक या तो जानवर उस लाश को बर्बाद नहीं कर देते थे या फिर वो लाशें इतनी नसर जाती थी कि कुछ करने के लायक नहीं रह जाती थी। हिस्ट्री के सबसे खूंखार सीरियल किलर टेड बंडी की भूख का शिकार ज्यादातर 12 से 22 साल तक की लड़कियां थी। उसने अपने जीवन में एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा किडनैपिंग जैसे हेनस क्राइम को अंजाम दिया। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बंडी ने साल 1974 में पहली बार किसी का मर्डर करने की कोशिश की। जनवरी के महीने में टेड ने यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कैरन, जो कि 18 साल की थी, उसको अपना पहला निशाना बनाया। वो कैरन से यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में पहले मिल चुका था। कई बार टेड नजर रखने के मकसद से कैरन के अपार्टमेंट तक जाता था। एक शाम कैरन के अपार्टमेंट के आसपास जब सन्नाटा था तब टेड वहां पहुंचा। बड़ी सावधानी से उसने अपार्टमेंट का दरवाजा पूरी ताकत से खोला और अंदर एंटर होते ही दरवाजा बंद कर दिया। कैरन को कुछ आहट सी महसूस हुई तो वो दबे पांव दरवाजे की तरफ गई और दूसरी तरफ से टेड उसके बेडरूम में गया। कैरन को दरवाजे पर कोई नहीं दिखा तो वो बेडरूम की तरफ लौट रही थी। उसके लौटने तक टेड ने बिस्तर में लगी लोहे की एक रॉड निकाली थी। बेडरूम में दाखिल होते ही कैरन के सिर पर रॉड का जोरदार हमला हुआ। उसके कान के पीछे से खून निकला और सन होकर कैरन बिस्तर के पास फर्श पर गिर पड़ी। एक तिरछी हंसी के साथ टेड ने कैरन को कुछ देर घूरा। बेहोश पड़ी कैरन को उठाकर टेड ने बिस्तर पर पटका और उसके सारे कपड़े फाड़कर फेंक दिए। फिर टेड ने कैरन के साथ सेक्स की कोशिश की, लेकिन चूंकि कैरन तकरीबन बेजान हो चुकी थी इसलिए उसे इसमें कोई मजा नहीं आया। टेड ने पानी छिड़ककर कैरन को होश में लाने की कोशिश की। उसे कुछ होश तो आया, लेकिन उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर सकता था। टेड ने कैरन के प्राइवेट पार्ट में उस रॉड से पहले छिड़खानी की और फिर हमले। टेड ने कुछ देर बाद कैरन की सांस चेक की तो उसे लगा कि कैरन मर चुकी थी। फिर टेड हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन कैरन जिंदा थी। 10 दिनों तक वो कोमा में रही और उसके बाद जब कोमा की हालत से बाहर आई तो आवाज के साथ ही वो शरीर के कुछ हिस्सों से परमानेंट डिसेबिलिटी की शिकार हो चुकी थी। लेकिन अब जो बात हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने टीन एज में ही कई कत्ल को अंजाम दे चुका था। लगभग 14 साल पहले 1960 के शुरुआती महीने में बंडी के आसपास के एरिया में रहने वाली लड़कियां अचानक गायब होने लगी थी। एन बर्र, जो साल 1961 में उन गायब होने वाली लड़कियों में से एक थी, उसकी मौत में कहीं न कहीं बंडी का हाथ था। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था। बंडी उस समय 14 साल का था जब यह पूरी घटना घटी।
साल 1974 के फरवरी महीने में बंडी ने 21 साल की लिंडा एन हीली को सिएटल यूनिवर्सिटी से किडनैप कर लिया। चौंका देने वाली बात तो ये थी, उस वक्त बंडी केवल 14 साल का था। हीली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में रेडियो प्रेजेंटर थी। बंडी की बेखौफ हैवानियत ने लिंडा पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। बंडी ने उसका अपहरण कर गला घोट दिया। इस तरह बंडी ने सालों बाद अपनी मौत की भूख को खत्म किया। वो यही नहीं रुका, बल्कि एक के बाद एक किडनैपिंग करने लगा। कहा जाता है कि सीरियल किलर के पास सबसे ज्यादा शातिर दिमाग होता है। टेड का दिमाग भी रॉकेट की तरह बहुत तेज था। किडनैपिंग से पहले वो घंटों बैठकर प्लानिंग करता था। अपने पहले किडनैपिंग के बाद उसने मार्च 1974 में ओलंपिया के एवरग्रीन स्टेट कॉलेज की 19 साल की स्टूडेंट डोना गेल मैनसन को किडनैप किया। टेड ने मैनसन की भी बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि 19 साल की मैनसन की डेड बॉडी का आज तक पता नहीं चल पाया। उसकी डेड बॉडी हवा की तरह गायब हो गई थी। टेड ने अप्रैल 1974 में अपने तीसरे किडनैपिंग कारनामे को अंजाम दिया। उसने एलेंसबर्ग के सेंट्रल वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की 18 साल की स्टूडेंट सुसान एलन रैनकोट का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। मई 1974 में टेड ने रात करीब 11 बजे ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 20 साल की रोबर्टा कैथी पार्क को किडनैप किया। पुलिस और सिस्टम से बिना डरे टेड ने दावा किया कि उसने सिएटल से तकरीबन 25 मील दूर एक माउंटेन में उसका रेप किया और फिर उसे मार डाला। किडनैप कर मौत के घाट उतार देने वाला यह सीरियल किलर अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम देने के बाद उसे जीत की तरह सेलिब्रेट करता था। 1 जून 1974 में बंडी ने 22 साल की ब्रेंडा कैरल बॉल की किडनैपिंग सिएटल के बुरियन सिटी से की। किडनैपिंग के बाद उसने 22 साल की ब्रेंडा का मर्डर बड़ी बेरहमी से किया। मर्डर के कई दिनों बाद ब्रेंडा की खोपड़ी टेलर माउंटेन में मिली थी। मर्डर और किडनैपिंग का ये घिनौना खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। डेड बॉडीज पर अपना अधिकार जताने वाले टेड ने साल के हर महीने को खून से लाल करने की भयानक साजिश अपने दिमाग में सोच रखी थी। वो बस एक एक कर डेड बॉडी से अपना रास्ता बनाया जा रहा था। एक समय के लिए लगा कि ये उसके कभी न रुकने वाले कदम है। जुलाई 1974 में बंडी ने 23 साल की जेनिस एनी ओट और 19 साल की डेनिस नासलून को किडनैप कर लिया। उसने इनके साथ भी वही किया जो वो पिछले तमाम लड़कियों के साथ करता आ रहा था। ये साल 1974 के अक्टूबर महीने की बात थी, जब बंडी ने मिडवेल शहर, जो कि उटाह का एक हिस्सा था, वहां से उसने 17 साल की मेलिसा स्मिथ का अपहरण कर पहले रेप किया, फिर उसका गला घोट दिया। पुलिस को मेलिसा की डेड बॉडी एक हफ्ते बाद मिली थी। 31 अक्टूबर 1974 को टेड ने लेही और यूटाह से ही एक और लड़की का किडनैप किया। 17 साल की लॉरा एन की किडनैपिंग के लिए उसने शातिर तरीके से प्लानिंग की थी। किडनैपिंग के बाद टेड ने उसका रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी भी शहर के पहाड़ के आसपास 4 दिन बाद मिली थी। टेड ने एक एक कर अमेरिका के सभी स्टेट्स में अपना खौफ फैला दिया था। जब कोई सीरियल किलर खुद ही अपने घिनौने कामों पर वाहवाही लूटे तो समझ जाइए कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल टेड बंडी है। कहा जाता है कि उसने 12 से भी ज्यादा महिलाओं की गर्दन काटी थी। आखिर वो लड़कियों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करता था? ऐसा क्या था कि वो 30 से ज्यादा लड़कियों की किडनैपिंग्स और मर्डर के बाद भी अपने इस काम को अंजाम देने से नहीं डरता था? वैसे तो हमने कई सारे सीरियल किलर को अपने अपराध को अंजाम देते देखा है। दुनिया में कई ऐसे सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने इंसानियत का सरेआम गला घोटा है। ये कत्ल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इनमें थोड़ी सी भी मासूमियत नहीं होती। साइको किलर्स की खास बात यह होती है कि वो कत्ल करने के बाद मर्डर स्पॉट पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते। यही कारण है कि वो लंबे समय तक बिना किसी डर के एक के बाद एक कत्ल को अंजाम देते हैं। जब भी हम इन सीरियल किलर्स की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे जहन में एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल उभर कर आता है, आखिर ये किसी विक्टिम को कैसे इतनी बेरहमी से मारते हैं? अक्सर इन सवालों के जवाब हमें तब पता चलते हैं जब हम उस सीरियल किलर की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर टेड बंडी के किलिंग थ्योरी के बारे में जानते हैं। डैड न्यू बंडी नाम एक किताब के राइटर ने अपनी किताब में टेड बंडी के सीरियल किलर बनने से पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मेरे पिताजी असल में बंडी को जानते थे। पिताजी 70 के दशक की शुरुआत में सिएटल में एक पॉलिटिकल रिपोर्टर थे और बंडी रिपब्लिकन पार्टी का एक उभरता हुआ यंग पार्टी वर्कर था। वो उस दौरान लॉ का स्टूडेंट भी था। 70 के दशक की शुरुआत में ऐसे बहुत कम प्रतिभाशाली युवा थे जो रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। बंडी ने अपनी रियल आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी थी। कोई नहीं जानता था कि वो रियलिटी में एक सीरियल किलर है। टेड बंडी के सीरियल किलिंग लाइफ पर बनी फिल्म एक्सट्रीमली विक्ड, शॉकिंगली एविल एंड वाइल्ड, जो 1900 नेटफ्लिक्स पर आई थी, उसके अनुसार टेड बंडी एक साइकोपैथ था जिसने 1974 और 1978 के बीच अमेरिका की लगभग 7 स्टेट्स में 30 से ज्यादा महिलाओं का किडनैपिंग, रेप और मर्डर किया था। वो डेड बॉडी के साथ तब तक रेप करता था जब तक वो पूरी तरह से सड़ नहीं जाती थी। ये घटना उसके साइकोपैथ होने का सबूत थी। फरवरी 1980 में बंडी ने कैरोल एन बुने से शादी की। बंडी बुने से पहले भी मिल चुका था। जब बंडी की पहली गिरफ्तारी हुई थी और उसे कोर्ट हियरिंग के लिए कोर्ट में ले जाया गया तब उसकी मुलाकात कैरोल एन बुने से हुई। बंडी ने उसी वक्त कोर्ट के सामने प्रस्ताव रखा कि वो कैरोल से शादी करना चाहता है। जज ने बंडी के फेवर में फैसला सुनाया और फ्लोरिडा के कोर्ट में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी बंडी ने क्राइम से नाता नहीं तोड़ा। एक तरफ वो हमारी और आपकी तरह अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइफ जी रहा था, तो दूसरी तरफ वो हैवानियत के जाल से बाहर निकलने के बजाय उसमें और फंसता जा रहा था। साल 1982 में सीरियल किलर टेड बंडी को पापा कहने वाली एक बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम था रोज। फिलहाल टेड बंडी की बेटी रोज कहाँ और कैसी है, इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बंडी ने अपनी पत्नी कैरोल एन बुने से सीरियल किलिंग्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। बावजूद इसके कैरोल का बंडी पर शक बढ़ने लगा। वो बंडी के एक्टिविटीज पर नजर रखने लगी। उसने कई बार बंडी के कमरे में अनयूजुअल चीजें देखी थी। उसने अपने शक को सच होते हुए तब देखा जब उसके हाथों में लगभग 2 दिन पहले की न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट लगी। और रिपोर्ट्स में बंडी का तो नाम नहीं था, लेकिन मर्डर के तरीके का डिटेल में जिक्र किया गया था। उसमें जिस मर्डर वेपन्स का जिक्र था वो वेपन्स उसने बंडी के कमरे में भी देखी थी। कैरोल को जब एहसास हुआ कि बंडी शहर में हो रहे तमाम सीरियल किलिंग का दोषी था, तब उसने बिना देर लगाए बंडी को डिवोर्स देने का फैसला किया। एक क्राइम राइटर रूल ने अपनी किताब स्ट्रेंजर बिसाइड मी में लिखा कि कैरोल ने बंडी को फांसी से 3 साल पहले डिवोर्स दे दिया। शांत स्वभाव, इमोशनल बिहेवियर और शातिर दिमाग वाला यह खूंखार किलर साइकोपैथ से शिकारी बन चुका था। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे एक समय पर दर्द और दया का एहसास जरूर होता है, लेकिन बंडी इससे बिल्कुल अलग था।
उसके पास ना तो दया थी और ना ही अपने कामों का पछतावा। उसने अपने अपराधों के आगे इंसानियत का गला घोट डाला। वो जिन्हें अपना शिकार बनाता उनके साथ सख्ती और क्रूरता से पेश आता था। बंडी एक शक्तिशाली सीरियल किलर था। ऐसे हत्यारों का पहला मोटिव अपने विक्टिम्स पर राज करना है। बंडी किसी भी मर्डर से पहले डिसाइड कर लेता था कि उसे अपने विक्टिम्स को कब, कहां और कैसे मारना है। एक बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बंडी अपने विक्टिम्स का रेप करता था, लेकिन वो हवस का शिकारी नहीं था। रेप करना उसके सीरियल किलिंग का एक मोटिव था। ये मोटिव मर्डर से ही जुड़ा था। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में सुना था कि बंडी एक के बाद एक कत्ल को अंजाम दे रहा था, वैसा करके अपनी भयानक इच्छाओं को पूरा कर रहा था। एक न्यूज वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मर्डर के बाद बंडी थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाता था, जैसे वो अपने किए पर पछता रहा हो। बावजूद इसके उसके दिलो दिमाग में बैठा खून करने का जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। टेड बंडी का कहना था कि कल्पना जो अपराध से पहले की उम्मीद होती है, वो हमेशा क्राइम के तुरंत बाद की तुलना में ज्यादा क्रोधित होती है। सीरियल मर्डर का जुनून भी कुछ इसी तरह का है। बंडी विक्टिम्स का कत्ल करने के बाद उनकी तस्वीरें खींचता था। जब टेड बंडी से पूछा गया कि आपने अपने विक्टिम्स की पोलोराइड तस्वीरें क्यों ली, उन्होंने कहा, जब आप कुछ सही करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आप इसे भूलना नहीं चाहते। इस दुनिया में हम और आप खान पान की बदौलत जिंदगी जीते हैं, पर हर सीरियल किलर की तरह टेड बंडी भी अपने द्वारा किए गए कत्लों को याद कर जिंदगी जीता था। बंडी अक्सर अपनी ट्रॉफियां निकालता था ताकि उसे कल्पना के माध्यम से अपनी पिछली हत्याओं को फिर से जीने में मदद मिल सके। इन ट्रॉफियों ने उसे मर्डर करने के लिए इंस्पायर किया। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका खुलासा खुद मोस्ट वांटेड सीरियल किलर टेड बंडी ने ही किया था। बंडी लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक ज्वेलरी देता था और कहता था, देखो मुझे क्या मिला, मैं चाहता हूं कि आपके पास ये हो। जब वो लड़की ज्वेलरी पहनती थी तो वो उसे चुपके से ज्वेलरी पहनते हुए देखता था और अपने पिछले विक्टिम्स के बारे में सोचता था, जिसके साथ उसने बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसका अच्छा दिखना, गहरी सोच रखना और साइकोपैथ पर्सनैलिटी ने बंडी को एक पॉपुलर सीरियल किलर बना दिया। इतने मर्डर्स को अंजाम देने वाले सीरियल किलर टेड बंडी क्या पुलिस की गिरफ्त में आया? क्या उसे मासूमों की हत्या के लिए सजा सुनाई गई? पॉपुलर कोट है, द गिल्टी कैन नॉट एस्केप द ग्रिप ऑफ द पुलिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दुनिया का मोस्ट वांटेड सीरियल किलर टेड बंडी भी अपने घिनौने कामों के कारण ज्यादा समय तक पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सका। 16 अगस्त 1975 को टेड बंडी की गिरफ्तारी हुई। यूटा हाईवे पेट्रोल के एक ऑफिसर ने उसे सॉल्ट लेक सिटी के ग्रेंजर से अरेस्ट किया था। उस ऑफिसर का नाम था बॉब हेवर्ड। टेड बंडी की गिरफ्तारी कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, उसे अचानक गिरफ्तार किया गया था। उसे गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर का कहना था कि सुबह का वक्त था, मैं बंडी को वोक्सवैगन कार में देखकर उसकी तरफ तेजी से भागा। मैंने देखा कि वोक्सवैगन की ड्राइवर के बगल वाली सीट को हटा दिया गया था। मैंने कार की तलाशी ली। कार में एक स्की मास्क, कैदियों को पहनाई जाने वाली हथकड़ी, एक बैग और एक रस्सी मिली। पकड़े जाने के बाद बंडी पूरी तरह से परेशान हो गया था। वो इधर उधर देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर ऑफिसर बॉब हेवर्ड उससे पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। कुछ देर बाद ऑफिसर के पूछने पर उसने बताया कि स्की मास्क स्कीइंग के लिए था। कार में रखी हथकड़ी उसे एक कूड़ेदान में मिली थी और बाकी का सामान घर में नॉर्मल यूज होने वाले थे। बंडी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे अपनी पहचान बताने पर छोड़ दिया। हालांकि बंडी पर पुलिस का शक बना रहा। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव जेरी थॉम्पसन, जो कई सालों से मोस्ट वांटेड सीरियल किलर का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें नवंबर 1974 के डैरोन्स किडनैपिंग से जुड़ी एक कार का नंबर याद आया। ये कार टेड बंडी की ही थी। डिटेक्टिव जेरी थॉम्पसन का शक और बढ़ गया जब उन्होंने टेड बंडी की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ क्लोफर से इस बारे में फोन पर बात की। पुलिस की पकड़ से बाहर आने के बाद बंडी ने कहा कि डिटेक्टिव ने उनके विक्टिम्स की पोलोरॉइड फोटोज का पता लगा लिया था। इस डर से उन्होंने अपनी रिहाई के बाद उन फोटोज को आग के हवाले कर दिया था। एक और सॉल्ट लेक सिटी पुलिस ने बंडी को 24 घंटे निगरानी में रखा। वहीं दूसरी ओर जेरी थॉम्पसन ने क्लोफर से इस बारे में बातचीत करने के लिए 2 अन्य डिटेक्टिव के साथ सिएटल के लिए निकल पड़े। क्लोफर ने उन्हें बताया कि बंडी के यूटा जाने से पहले उसने बंडी के अपार्टमेंट में ऐसी चीजें देखी कि वो समझ नहीं पाई। उसने इन चीजों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक बैग, एक मीट क्लीवर, सर्जिकल ग्लव्स, ओरिएंटल नाइफ और महिलाओं के कपड़ों से भरा एक बैग देखा था। बंडी हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। जब बंडी को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लोफर उसके बारे में सब कुछ जानती है, तब उसने उसे वार्निंग दी और कहा कि अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। दरअसल साल 1969 में एलिजाबेथ क्लोफर टेड बंडी की गर्लफ्रेंड बनी। उनकी मुलाकात सिएटल बार में हुई थी। क्लोफर एक छोटी बेटी की सिंगल मॉम थी और उसे शराब की लत थी। बंडी ने उसकी देखभाल की और उसने कहा कि वो उसे बहुत प्यार करेगा। 1974 तक क्लोफर को बंडी के अपराधों पर शक होने लगा। वो बंडी के बदलते बिहेवियर को लेकर काफी कुछ नोटिस कर रही थी। वो सब कुछ जानने की कोशिश में थी। बंडी ने कभी अपने क्राइम्स का जिक्र उसके सामने नहीं किया था, फिर भी बंडी कुछ ऐसा क्लू दे रहा था जिससे क्लोफर का शक बढ़ता जा रहा था। कई दिनों तक उसने बंडी की एक्टिविटीज पर नजर रखने की कोशिश की। कई बार बंडी का चिंतित चेहरा क्लोफर के मन में सवालों का ढेर खड़ा कर देता था। वो हर दिन बंडी से उसके चिंतित होने का कारण पूछती, लेकिन बंडी उसे बहला फुसलाकर उसका ध्यान भटका देता था। एक बार जब क्लोफर ने बंडी से उसके अजीब बिहेवियर को लेकर कुछ सवाल किया तो बंडी ने फिर एक बार उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। ये दूसरी बार था जब क्लोफर के सवालों के जवाब में बंडी ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब उसने बंडी को मेज पर मांस का क्लीवर रखते हुए देखा, तब से वो उससे दूरी बनाने लगी। क्लोफर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि कहीं शहर में हो रहे सीरियल किलिंग में बंडी तो शामिल नहीं है। उसका यह शक और सॉलिड होता जा रहा था। वो बिना कोई देर किए बंडी को इन्फॉर्म किए बिना चुपके से पुलिस के पास गई। पुलिस ने जब क्लोफर को बताया कि हम फोक्सवैगन कार वाले किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए चौंक गई। असल में पुलिस टेड बंडी की ही तलाश में लगी थी। पुलिस की कंफर्मेशन के बाद भी कई दिनों तक क्लोफर को विश्वास नहीं हुआ कि वो एक हत्यारा था। उसने बंडी के साथ तकरीबन 5 साल बिताए थे। शुरुआत कुछ सालों तक बंडी का बिहेवियर उसके प्रति बिल्कुल किसी प्रेमी जैसा था। उसने कभी क्लोफर को एहसास नहीं होने दिया कि वो एक सीरियल किलर है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्मों को आप ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख सकते। एक ना एक दिन आपके सभी बुरे कर्मों का राज खुल जाता है और उस दिन से आपके अच्छे कर्मों की बात कोई नहीं करता, बल्कि सबकी जुबान पर आपके बुरे कर्मों का जिक्र पहले आता है। बुरे कर्म करने के बाद आपको डर लगने लगता है और रात को नींद नहीं आती है।
आपके चेहरे की शिकन बदल जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ टेड बंडी के साथ। क्लोफर को एक एक करके टेड बंडी के क्राइम्स के बारे में पता चल गया। इसके बाद वो उससे नफरत करने लगी, इतनी नफरत कि अगर वो उसके सामने आ जाए तो वो उसके कर्मों का हिसाब करने लगेगी। लेकिन बंडी को उसके बुरे कर्मों की सजा दिलवाने के लिए क्लोफर ने एक प्लान तैयार कर रखा था। एक दिन अचानक बंडी को किसी काम के वास्ते शहर से बाहर जाना पड़ा और उसी दिन क्लोफर ने उसका साथ छोड़ दिया। लगभग 1 साल के इंतजार के बाद 1975 में क्लोफर फिर से पुलिस के पास गई और इस बार उसका मकसद बंडी को जेल के सलाखों के पीछे भेजना था। उसके पास बंडी के क्राइम से जुड़े कई एविडेंस मौजूद थे। उसने सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए और इस तरह बंडी की गिरफ्तारी में क्लोफर ने पुलिस की काफी मदद की। जब पुलिस की हथकड़ियों से बंधा टेड बंडी जेल पहुंचा तो उसने सबसे पहले फोन कॉल पर क्लोफर से बात की और ये कबूल किया कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। अपने इस प्रयास में वो असफल रहा। शायद ये क्लोफर की किस्मत ही थी कि इतने लंबे समय तक दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो उसकी विक्टिम नहीं बन सकी। बंडी के साथ लगभग 5 साल बिताने के बाद और उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद क्लोफर ने एक बुक भी लिखी थी। उसने अपनी इस बुक में इन सारे एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया था। क्लोफर ने पुलिस को जो एविडेंस दिए थे उसके बेसिस पर तो बंडी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया। ऐसे में अब हमारे मन में सवाल उठता है कि बंडी की इस गिरफ्तारी के बाद क्या शहर में मर्डर होने बंद हो गया? टेड बंडी को उसकी गर्लफ्रेंड क्लोफर ने पुलिस के हाथों अरेस्ट कराया था। उसके बाद आगे क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं। दरअसल क्लोफर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर फरवरी 1976 में यूटा के कोर्ट में बंडी पर डारोन्स के किडनैपिंग का मुकदमा चलाया गया। 4 दिन तक चले मुकदमे और बेंच ट्रायल के बाद न्यायाधीश स्टीवर्ट हैंसन जूनियर ने उन्हें किडनैपिंग और मर्डर के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने जून 1976 में उन्हें 15 साल की सजा सुनाई थी। बंडी को यूटा के स्टेट जेल में कैदी बनाकर रखा गया। उसने लगभग 1 सप्ताह जेल के किसी कोने में अकेले बिताए। सजा मिले उसे 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसे एक और मामले में गिल्टी पाया गया। जिन मामलों में बंडी को सजा सुनाई गई थी वो मामले लगातार कमजोर होते जा रहे थे। साइकोपैथ बंडी जेल में घुट-घुट कर जी रहा था। उसे इतने कैदियों के बीच रहने की आदत नहीं थी। वो एकांत में रहता था। वो अब और ज्यादा कुछ बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था। इसलिए उसने जेल से भागने की प्लानिंग की। यूटा स्टेट जेल से भागना इतना आसान नहीं था। बंडी जानता था कि उसे यहाँ से बाहर निकलने में लंबा वक्त लग सकता है और हुआ भी यही। बंडी ने जेल के बाकी कैदियों के साथ मिलकर एक बाहर निकलने की प्लानिंग की। उसने 6 महीने तक तस्करी की। तस्करी से उसे $500 का फायदा हुआ। इन पैसों को उसने जेल से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया। साल 1977 की बात है। शाम का वक्त था। जब बाकी कैदी अपने किसी काम में बिजी थे तब बंडी ने अपने सेल की छत में एक होल देखा। वो होल उसके बाहर निकलने की उम्मीद जैसा था। फिर वो दिन आया जब बंडी को आखिरकार उसके मोटिव में सफलता मिल गई। उसी साल 30 दिसंबर की रात को क्रिसमस की छुट्टी पर जेल के ज्यादातर ऑफिसर्स छुट्टी पर थे। देर रात तक लगभग सभी कैदी गहरी नींद में सो रहे थे तो कुछ कैदियों के परिवार उनसे मिलने जेल आए थे। उस वक्त बंडी ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने बेड पर बुक्स और फाइलों का ढेर जमा किया और उसे कंबल से ढक दिया ताकि जेल के ऑफिसर्स को लगे कि वो अभी सो रहा है। इसके बाद वो जेलर की कोठरी में गया जहां कैदियों के पुराने कपड़े रखे हुए थे। उसने कपड़े बदले और कैदियों के परिवारों के ग्रुप में शामिल होकर बाहर निकल गया। जेल से भागने के बाद वो शिकागो रेलवे स्टेशन पहुंचा। बंडी ने ट्रेन पकड़ी और वो मिशिगन सिटी की ओर निकल गया। 5 दिन बाद उसने एक कार चुराई। 8 जनवरी की सुबह फ्लोरिडा के तलाहसी पहुंचा। वो वहां एक रात के लिए होटल में रुका था। उसने होटल का एक कमरा रेंट पर बुक करा रखा था। ये होटल फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास ही था। बंडी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वो जेल से भागने के बाद एक नौकरी की तलाश कर रहा था। उसका कहना था कि वो अब क्राइम की दुनिया में वापस नहीं आएगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि फ्लोरिडा में वो तब तक ही रह सकता है जब तक वो पुलिस की नजरों से बचा हुआ है। बंडी को कड़ी मशक्कत के बाद फ्लोरिडा के ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी मिली। लेकिन जब कंपनी ने उससे अपनी पहचान बताने को कहा तब उसने बिना कुछ सोचे समझे नौकरी छोड़ दी। जैसा कि हम और आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान बतानी पड़ती है। लेकिन बंडी ने कई जगह नौकरी के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश की और हर जगह उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताने की वजह से रिजेक्शन मिली या फिर उसने खुद ही नौकरी छोड़ दी। नौकरी नहीं मिलने के कारण बंडी कई दिनों तक अपसेट रहा। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पुरानी आदतों की तरफ लौटने को उसे मजबूर कर रहा था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। टेड बंडी ने फ्लोरिडा के ही एक स्टोर पर शॉपिंग कार्ट में छोड़े गए महिलाओं के बटुए से पैसे और क्रेडिट कार्ड चुराए। बंडी के लिए चोरी काफी नहीं थी। चोरी के साथ साथ उसका दिमाग एक बार फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर चल पड़ा था। 15 जनवरी 1978 की आधी रात तलहासी आने के 1 सप्ताह के बाद बंडी ने लॉकिंग सिस्टम को डिफ्यूज कर फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में एंटर किया। लगभग 2:45 पर उसने मार्गरेट बोमन जो कि 21 साल की एक स्टूडेंट थी उसको सोते समय ही आग से जलती हुई लकड़ी के एक टुकड़े से कई बार उसके सिर पर वार किया। इसके बाद वो 20 साल की लीसा लेवी के कमरे में घुस गया और उसे बेहोश कर दिया। बेहोश करने के चंद मिनटों में ही उसने उसका गला घोट दिया। लीसा की मौत के बाद वो उसकी डेड बॉडी से रेप करने लगा। वो और 2-3 लड़कियों की कत्ल करने के फिराक में था। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट चांसलर और क्लीनर के कमरे में गया तब उन दोनों लड़कियों को भनक लग गई कि कोई कमरे में आया है। उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन की तभी बंडी वहां से भाग गया। लेकिन उस यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट जिसका नाम नीता नेरी था उसने बंडी को सोरोरिटी हाउस से बाहर निकलते हुए देख लिया था। सोरोरिटी हाउस से भागने के बाद बंडी लगभग 200 मीटर दूर एक बेसमेंट के अपार्टमेंट में घुसा जहां फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट चेरिल थॉमस पर उसने जोरदार हमला किया। उसने थॉमस को मौत के घाट उतारने के बाद उसके कंधे काट दिए और उसके धड़ से उसका सर अलग कर दिया। जब पुलिस को इस मर्डर की खबर मिली तब वो मौका वारदात पर पहुंची जहां पुलिस की एक टीम को पेंटीहोज मास्क मिला। ये मास्क बिल्कुल बंडी की मास्क की तरह था। बंडी को इस बात की भनक लग गई कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। ऐसे में 8 फरवरी 1978 को बंडी चोरी की FSU वैन में जैक्सनविल सिटी की ओर निकल पड़ा। जैक्सनविल पहुंचने के बाद जब वो कार को पार्क कर रहा था तब उसकी मुलाकात जैक्सनविल पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ डिटेक्टिव की बेटी 14 साल की लेस्ली पारमेंटर से हुई। लेस्ली ने खुद को रिचर्ड बर्टन फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर बताया। तभी अचानक लेस्ली का बड़ा भाई वहां पहुंचा। उसके बड़े भाई को देखते ही बंडी वहां से भाग गया। ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे को करीब से जानते हैं। उसी दिन वो जैक्सनविल से भागकर लेक सिटी जूनियर हाई स्कूल पहुंचा। यहाँ पहुंचने का उसका अगला मकसद क्या था? क्या वो पुलिस ऑफिसर की बेटी लेस्ली पारमेंटल का कत्ल करना चाहता? ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक खास बात शेयर कर रहा हूँ।
ये बात टेड बंडी के लाइफ से जुड़ी है। बंडी साइकोपैथ होने के साथ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी शिकार था। डॉक्टर्स के मुताबिक बंडी के सीरियल किलिंग के पीछे उसका मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहीं न कहीं एक बड़ा रीजन था। कत्ल से पहले बिल्कुल आम इंसान जैसा बिहेवियर और कत्ल के समय और उसके बाद जानवर से भी खतरनाक बिहेव करना ये साबित करता है कि बंडी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। ये दरअसल एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई व्यक्ति दो या दो से ज्यादा आइडेंटिटी के लिए जीने लगता है। ये सभी आइडेंटिटी एक दूसरे से अलग होती है। मेडिकल टर्म में इसे डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन में एक प्राइवेट क्राइम म्यूजियम को लेकर लोगों की दीवानगी देखते बनती थी। इस म्यूजियम में सीरियल किलर गेसी की जोकर वाली ट्रेस थी। यहाँ पर वो तेल भी रखे थे जिनसे गेसी पेंटिंग्स बनाता था। इसी में 70 के दशक की फॉक्सवैगन बीटल कार भी थी। वो कार जिसमें सीरियल किलर टेड बंडी ने कैलिफोर्निया में कई महिलाओं का मर्डर किया था। फेमस अमेरिकी क्राइम राइटर हेरोल्ड शेक्टर इसे एक किस्म का जुनून मानते हैं। वो बताते हैं कि अमेरिका में होने वाले सारे मर्डर्स में से केवल 1% के लिए सीरियल किलर जिम्मेदार होते हैं। किसी भी वक्त 2 दर्जन से ज्यादा सीरियल किलर एक्टिव ही नहीं होते। उनकी रिसर्च कुछ हद तक सही साबित होती है। जब टेड बंडी अमेरिका में अपनी दहशत फैला रहा था, उस दौरान पूरे देश में सीरियल किलर के तौर पर केवल बंडी का नाम ही फेमस था। इस दौरान अमेरिकी न्यूज़पेपर्स में किसी और सीरियल किलर का जिक्र तक नहीं होता था। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि बंडी पुलिस से बचने के लिए जैक्सनविल से भागकर सॉल्ट लेक सिटी पहुंचा था। बंडी को सॉल्ट लेक सिटी जूनियर हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। उसने पूरी रात स्कूल के बाहर कार में बिताई। सुबह होते ही वो चुपके से स्कूल के एक हॉस्टल में गया। हॉस्टल के जिस कमरे में वो छिपा हुआ था, वो कमरा 12 साल की स्टूडेंट किम्बर्ली डायने लीच का था। तभी कुछ देर बाद लीच के एक टीचर ने उसे अपने कमरे से एक पर्स लाने को कहा। वो पर्स लेने अपने कमरे में गई। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद वो अपने कमरे से कभी नहीं लौटी। लीच को गायब हुए तकरीबन 7 वीक्स हो चुके थे। जब पुलिस लीच की तलाश में लगी, तब उसे सॉल्ट लेक सिटी से 56 किलोमीटर दूर सुनी रिवर स्टेट पार्क के पास एक सुअर पालने वाली जगह उसकी डेड बॉडी मिली। बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसके साथ रेप किया गया था। रेप के बाद उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। बंडी को जब पता चला कि लीच की डेड बॉडी पुलिस को मिल गई थी, तब वो किसी तरह चोरी की हुई कार में तल्हासी से भाग गया। वो किसी और स्टेट में जा रहा था। 3 दिन बाद जब वो लगभग दोपहर के 1 बजे अल्बामा स्टेट लाइन के पास पहुंचा, तब उसकी कार को पेंसाकोला पुलिस ऑफिसर डेविड ली ने रोकने की कोशिश की। उसने ली के कहने पर कार रोक दी। जब डेविड ली को एक वांटेड एंड वारंट चेक से पता चला कि पुलिस टेड बंडी की वॉक्सवैगन बीटल कार की तलाश कर रही है और उस चोरी की गई कार में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि टेड बंडी है, तब ली ने कड़क आवाज में कहा, "यू आर अंडर अरेस्ट।" ली के इतना कहते ही बंडी कार से निकला और उसे पीछे की ओर धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश की। तभी डेविड ली ने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ली ने 2 बार उस पर फायरिंग की, फिर उसका पीछा किया। आखिरकार वो पुलिस की चपेट में आ गया। कुछ समय तक दोनों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने बंडी की कार में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की गर्ल्स स्टूडेंट की आईडी, 21 क्रेडिट कार्ड और एक टेलीविजन सेट बरामद किया। इसके बाद जैसे ही ली ने बंडी को जेल पहुंचाया, तब उसने बंडी को यह कहते सुना कि काश तुमने मुझे मार डाला होता। दोबारा पकड़े जाने के बाद जून 1979 में बंडी पर ची ओमेगा मर्डर का कोर्ट केस चला। इस केस की जांच में 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के 250 से ज्यादा जर्नलिस्ट की रिपोर्ट का यूज किया गया था। कोर्ट ने बंडी को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 5 लॉयर्स को अपॉइंट करके दिया। बावजूद इसके बंडी कोर्ट में अपना बचाव खुद कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कॉलेज के दिनों में लॉ की पढ़ाई भी कर रखी थी। तल्हासी की डिफेंस टीम के मेंबर माइक मिनर्वा का कहना है कि कोर्ट में बंडी के पेश होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत की गई थी, जिसमें बंडी 75 साल की जेल की सजा के बदले में लेवी, बोमन और लीच को मारने का सारा जिम्मा अपने ऊपर लेना था। लेकिन बंडी ने उस कॉन्ट्रैक्ट से इनकार कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट से इनकार करने के पीछे मिनर्वा का कहना था कि इससे उसे एहसास हुआ कि उसे पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना होगा और कहना होगा कि वो अपराधी यानी कल्प्रिट है। कोर्ट हियरिंग के समय ची ओमेगा सोरो सिटी के मेंबर कोनी हेस्टिंग्स ने बंडी के खिलाफ गवाही दी। हेस्टिंग्स ने बंडी को मर्डर की रात सोरो सिटी हाउस के आसपास देखा था। नीता नेरी, जिसने उसके हाथों में मर्डर वेपन देखा था। इसके अलावा लेवी के बॉडी पर घाव के निशान, जिसका फॉरेंसिक ओडेंटोलॉजिस्ट रिचर्ड सॉविरोन और लोवेन लेविन ने पता लगाया था। ये सारे एविडेंस बंडी की ओर इशारा कर रहे थे। लेवी के बॉडी पर बंडी के दांतों के निशान भी थे। सारे एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट ने सजा सुनाने से पहले लगभग 7 घंटे तक डिस्कशन किया। 24 जुलाई 1979 को ट्रायल जज एडवर्ड कोवाट ने बोमन और लेवी की हत्या के आरोप में बंडी को मौत की सजा सुनाई। 6 महीने बाद लीच की किडनैपिंग और मर्डर के लिए ऑरलैंडो में दूसरा केस ओपन हुआ और यहाँ भी बंडी को एक बार फिर दोषी पाया गया। 10 फरवरी 1980 को बंडी को तीसरी बार इलेक्ट्रिक शॉट के जरिए मौत की सजा सुनाई गई थी। लीच मर्डर केस के बाद टेड बंडी ने स्टीफन मिचॉर्ड और ह्यूग आयंसवर्थ के साथ इंटरव्यू सीरीज की शुरुआत की। इस इंटरव्यू सीरीज में बंडी ने पहली बार अपने क्राइम्स और उनसे जुड़े ओपिनियन बताए। बंडी ने अपने करियर को एक चोर के रूप में डिफाइन किया। इस दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड क्लोफर के बारे में भी बात की। उसका कहना था कि मुझे वास्तव में कुछ ऐसा ही करने में मजा आता था। रेप और मर्डर के लिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाना मेरा सबसे बड़ा मकसद साबित हुआ। उसने कहा कि मेरा आखिरी अधिकार असलियत में किसी का जीवन लेना था। अपने इंटरव्यूज के दौरान टेड बंडी ने एक बड़ा खुलासा भी किया। यह खुलासा किसी दूसरे सीरियल किलर को पुलिस के हाथों पकड़वाने से जुड़ा था। जी हाँ, 80 के दशक में बंडी के अलावा पुलिस एक और सीरियल किलर की तलाश में थी। उस सीरियल किलर के बारे में बंडी के पास इन्फॉर्मेशंस थी। जब यह बात पुलिस को पता चली कि वो जिस सीरियल किलर की तलाश कर रहे हैं वो उसका क्लू उन्हें बंडी से मिल सकता है, तब अमेरिकन डिटेक्टिव्स ने उस सीरियल किलर की सारी इन्फॉर्मेशंस निकलवाने के मकसद से एक और इंटरव्यू का ड्राफ्ट पेश किया। बंडी उस इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। आखिर वो सीरियल किलर कौन था? बंडी को मौत की सजा सुनाने से तकरीबन 6 महीने पहले अमेरिकन डिटेक्टिव रॉबर्ट और डेव ने बंडी के साथ एक इंटरव्यू सीरीज की शुरुआत की। इस इंटरव्यू सीरीज में उन्हें टेड बंडी के बचपन से लेकर सीरियल किलर बनने तक की कहानी को खुद बंडी की जुबान से सुनने का मौका मिला। इस दौरान दोनों डिटेक्टिव ने टेड बंडी से पूछा कि क्या तुम ग्रीन रिवर किलर को जानते हो? तब उसने अपने जवाब में कहा कि अगर मैं जानता भी हूँ तो तुम्हें क्यों बताऊं।
हालांकि इसके बाद दोनों डिटेक्टिव ने कुछ ऐसे सवाल किए जिससे टेड खुद ब खुद ग्रीन रिवर किलर की सारी पोल खोलने के लिए तैयार हो गया। हम आपको उस इंटरव्यू सीरीज की सारी बातें आज की एपिसोड में बताएंगे। 80 के दशक में सीरियल किलर की तलाश में अंधेरे में भटक रहे डिटेक्टिव रॉबर्ट ने अपने ही एक साथी डेव से टेड के बारे में पूछा। रॉबर्ट ने डेव से पूछा, क्या तुम्हें टेड की डिटेल्स मालूम है डेव? डेव ने कहा, मुझे कुछ खास बातें मालूम है। मसलन बचपन में उसे उसके परिवार ने ही इतना प्रताड़ित किया और झूठ बोले थे कि उसकी अपनी ही एक फैंटेसी बन गई थी। बाहर से देखकर या उससे मिलकर किसी को भनक नहीं लगती थी कि टेड भीतर से एक बेरहम कातिल था। रॉबर्ट ने कहा कि हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। मेरी गट फीलिंग है कि ये आदमी ग्रीन रिवर किलर के बारे में जरूर जानता है। 30 से 40 हत्याएं करने वाले इस कातिल की पूरी फाइलें रॉबर्ट और डेव देख चुके थे। कैसे वो एक से ज्यादा बार पकड़ा गया था और कैसे पुलिस के कब्जे से भागकर भी उसने कत्ल किए थे। ये सब कुछ जानने के बाद रॉबर्ट और डेव ने टेड से मिलने की प्लानिंग की। टेड जेल में बंद था और फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन फांसी देने की तारीख तय नहीं हुई थी। 1984 में जेल में ही जाकर रॉबर्ट और डेव उससे मिले। रॉबर्ट ने जेल पहुंचते ही टेड से पूछताछ शुरू कर दी। रॉबर्ट ने कहा, हेलो टेड, कैसे हो? टेड सुनकर पहले तो हंसा और कहने लगा कि इस सवाल का जवाब मैं पहले भी कई लोगों को दे चुका हूँ। मैं इतना बेदिल, बेदर्द और कमीना इंसान हूँ जितना तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तुम लोग क्या चाहते हो? इस पर डेव ने टेड से कहा कि हमें तुमसे एक काम है और वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो। टेड ने जवाब में कहा, क्या किसी लड़की का मर्डर करना है जो तुमसे नहीं हो पा रहा है? रॉबर्ट और डेव को टेड की हेल्प चाहिए थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। टेड की क्रूरता और उसके मन के साथ तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल था। पहली कुछ मीटिंग्स में टेड ने गुस्सा होकर दोनों को गालियां भी दे डाली थी और वो अचानक इतना वायलेंट भी हुआ कि रॉबर्ट और डेव को वहां से जाना पड़ा। लेकिन रॉबर्ट और डेव ने कोशिशें जारी रखी। लगातार मीटिंग्स के बाद टेड सुनने को तैयार हुआ और जब टेड ने रॉबर्ट की बात में दिलचस्पी दिखाई तो रॉबर्ट ने उसे उकसाने के लिए कहा, ये जो ग्रीन रिवर किलर है ये तुमसे भी ज्यादा डेंजरस है। ये कौन है? क्यों कत्ल कर रहा है? ये सब एक सीक्रेट है। इस सीक्रेट को खोलने में तुम हेल्प कर सकते हो। टेड ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब डेव ने उसके सामने कहा कि तुम उसे जानते नहीं हो, लेकिन तुम एक किलर के पैटर्न के बारे में जानते हो और यही समझना ज्यादा जरूरी है। रही बात हमारी हेल्प करने की, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बातचीत और मुलाकात का यह दौर कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रॉबर्ट और डेव एक रूटीन की तरह टेड से मिलने जेल पहुंच जाते थे। वो टेड से अपने काम की बात निकलवाना चाहते थे। दोनों उन अटैक्स और मर्डर्स के बारे में टेड को डिटेल्स बताते थे जो ग्रीन रिवर किलर ने किए थे। एक दिन टेड के मुंह से अचानक निकला, ओह रियली, ये तो मेरे लेवल का ही किलर है। बस यही एक ट्रिगर था जहां से टेड से कुछ हेल्प मिल सकती थी। रॉबर्ट का कहना था कि मुझे लगता है कि ग्रीन रिवर तुम्हारे लेवल से बहुत आगे का किलर है या शायद तुम इसकी सोच तक नहीं पहुंच सकते। जबकि टेड का कहना था, तुम मुझे अपनी तरह बेवकूफ मत समझो ऑफिसर, तुम कुछ नहीं जानते हो सीरियल किलर के बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि सीरियल किलर के लिए कत्ल करना क्या होता है? टेड की बातें सुन डेव ने कहा, एक शौक, एक नशा, जुनून या पागलपन। तभी टेड ने दोनों से कहा, बस यहीं तक सोच सकते हो तुम लोग। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि कत्ल के साथ सीरियल किलर कितना जुड़ाव महसूस करता है। एक अधिकार, एक अपनापन। आप जिन्हें मारते हैं वो आपकी जायदाद हो जाते हैं। आपकी कामयाबी के सबूत आपके अपने, सबसे ज्यादा अपने। हैरानी की बात थी कि इन सब के बीच टेड की आंखों में ये कहते हुए बिल्कुल भी उदासी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अपने सुनहरे दिनों को वो याद कर रहा था। रॉबर्ट और डेव इन बातों को सुनकर हैरान तो थे, लेकिन अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। टेड ने कहा, जिस जगह एक सीरियल किलर किसी का मर्डर करता है और जिस जगह वो डेड बॉडी रखता है, वो जगह उसके लिए किसी होली प्लेस से कम नहीं होती। एक ऐसा होली प्लेस जिसे देखने और छूने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। ये सुनकर डेव चौंक गया और कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब तुम्हारी फैंटेसी हो, सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ हो। टेड ने डेव के सवालों का जवाब देते हुए कहा, तुमने कभी मर्डर नहीं किया ऑफिसर, इसलिए चुप रहो और सिर्फ समझने की कोशिश करो। खून की खुशबू से बड़ा चैलेंज देती है लाश की गंध। सीरियल किलर बड़ा चैलेंज देता है। जिंदा जिस्म से ज्यादा गर्मी देता है ठंडा होता जा रहा गोश्त। तुम लोग इन बातों को कैसे समझोगे? इसी बीच रॉबर्ट ने टेड से अगला सवाल किया, तो तुम कहना चाहते हो कि हर सीरियल किलर ऐसा ही करता है? जवाब में टेड ने कहा, सारे सीरियल किलर ऐसा ही करे ये जरूरी नहीं, सबके मोटिव्स ही पैटर्न तय करते हैं। लेकिन जैसा तुम लोगों ने बताया, ग्रीन रिवर किलर वो ऐसा ही करेगा। वो अपने होली प्लेस यानी कि उनका अपना मर्डर प्लेस पर लौटेगा जरूर, जिसे तुम सेक्स या सेक्सुअल एक्ट कहते हो। वो उसके लिए वैसा ही है जैसा तुम लोगों के लिए कोई साधना करना। वो अपने तीर्थ पर जाकर साधना करेगा। फिर डेव ने कहा, तो अगर उस जगह नजर रखी जाए तो? टेड ने इसके जवाब में कहा, बहुत ज्यादा सड़ चुकी लाशों पर नजर रखने का कोई फायदा नहीं। मांस न बचे तो गर्मी नहीं मिलती और मांस छूटकर चिपकने भी लगता है। इसलिए पुरानी लाशें नहीं, ताजा लाश, कोई ताजा लाश खोजो जो उसने हाल ही में फेंकी हो। उस ताजा लाश के पास वो जल्द लौटेगा और उसे पता ना चले कि तुम नजर रख रहे हो, वरना वो तुमसे ज्यादा तेज है। टेड के लिए मर्डर का मतलब हवस या हिंसा वाला जुर्म नहीं था, बल्कि इसके साथ अधिकार, एक अपनेपन की भावना जुड़ती थी। आप जिन्हें मारते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाते हैं। बंडी ने बताया था कि 1974 में हीली की हत्या से पहले वो अपने को एक शौकिया किलर मानता था। इसका मतलब साफ था कि उसने 1974 से पहले ही मर्डर्स करना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट और डेव को हालांकि टेड की बातें बहुत अटपटी लगी थी, लेकिन उन्होंने एक दाव खेलना मुनासिब समझा। जैसा टेड ने कहा था, दोनों ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी जगह और ताजा डेड बॉडी खोद ली थी। सब छुपकर कुछ रातों तक वहां नजर रखने को तैयार थे, लेकिन इस एहतियात के साथ कि अगर ग्रीन रिवर किलर वहां आए तो उसे पता न लगे। लेकिन सच में ऐसा हुआ। जब ग्रीन रिवर किलर उस ताजा डेड बॉडी के पास पहुंचा, तब उसने डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्ट की कोशिश की। एक तो पूरी टीम हैरत और घिन महसूस कर रही थी, और दूसरे उन्हें इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई जल्दबाजी में अटैक नहीं करेगा। इसलिए उस रात ग्रीन रिवर किलर को पकड़ा नहीं जा सका और वो भागने में कामयाब रहा। लेकिन टेड की बात सही प्रूव हुई थी और इस सीरियल किलर का पैटर्न और आइडेंटिटी के कुछ सबूत मिल चुके थे। टेड बंडी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने विक्टिम्स के साथ झूठ बोलने और उनके बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए टेलर माउंटेन और इसाका जैसे शहर से दूर आइसोलेटेड प्लेस पर जाता था। वो तब तक लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप करता था जब तक वो सड़ नहीं जाती थी। साल 1988 में सुप्रीम कोर्ट में बंडी के सारे क्राइम्स का खुलासा हो चुका था। बस उसे एविडेंस की बेसिस पर मौत की सजा सुनाई जानी बाकी थी। फिर वो दिन आया जब टेड बंडी को 24 जनवरी 1989 को सुबह 7:16 पर ट्राइफोर्ड इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत दे दी गई। गेंसविले में बंडी का लास्ट राइड परफॉर्म किया गया। टेड बंडी की मौत के बाद जेल के बाहर इकट्ठे लोगों ने जश्न मनाया।
इसी के साथ ही पुलिस ने फाइनली ग्रीन रिवर किलर को भी पकड़ लिया। इस तरह टेड बंडी ने अपनी मौत से पहले एक बेदर्द किलर को पकड़वाने में पुलिस और डिटेक्टिव की हेल्प की और इस तरह टेड बंडी के 100 से ज्यादा क्राइम्स का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री में दर्ज हो गया। आज जब भी हम उसके क्राइम्स को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे जहन में दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर की इमेज बनने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेड बंडी की बेटी रोज, जिसका जिक्र हमने 4th एपिसोड में किया था, वो फिलहाल कहाँ है, कैसी है? दुनिया को टेड बंडी जैसे खूंखार सीरियल किलर से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान अपनी मौत के बाद एक आइडेंटिटी जरूर छोड़ जाता है, जिससे आने वाले समय को उसके कारनामों के बारे में पता चल सके। इतिहास बंडी को हमेशा से एक सीरियल किलर बताता है। दुनिया की कई लाइब्रेरीज में टेड बंडी पर लिखी कई बुक्स मौजूद है, जिससे आप उसके हेनस क्राइम्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये एक रिटन प्रूफ है। हमारे पास इसके अलावा एक और प्रूफ मौजूद है, जिसके बारे में जानकर हमारे दिमाग में सबसे पहले टेड बंडी का नाम आता है। टेड बंडी की डेथ के बाद हमने ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि उसकी वाइफ और डॉटर फिलहाल किस सिचुएशन में है और कहाँ है। ऐसे में हम सीरीज के सेकंड लास्ट एपिसोड में बंडी की वाइफ और उसकी डॉटर के बारे में जानेंगे। टेड बंडी की डेथ से 19 साल पहले की बात है, जब वो 1970 के दशक में कम से कम 30 महिलाओं और लड़कियों को मौत की नींद सुला चुका था। साइको किलर टेड बंडी ने अपनी साइकोपैथ बीमारी की वजह से इन लड़कियों पर जरा भी तरस नहीं खाया। हमने सीरीज के 3rd एपिसोड में बंडी की किडनैपिंग और मर्डर थ्योरी पर बात की थी। उस दौरान हमने जाना था कि वह कैसे शैतानी दिमाग के दम पर एक एक कर महिलाओं का शिकार करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, उनके साथ रेप करता था और आखिर में उन्हें मारकर अपनी इच्छा पूरी करता था। आज भी जब हम नेटफ्लिक्स पर द टेड बंडी टेप्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखने बैठते हैं, तब हमें असलियत में पता चलता है कि वो महिलाओं के प्रति कितना क्रूर था। इसी सीरीज में टेड बंडी की बेटी रोज बंडी से जुड़ी कई इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। बंडी पर अब तक 2 दर्जन से भी ज्यादा रिसर्च बुक्स लिखी जा चुकी है, लेकिन इसमें एक चीज का कोई क्लू नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं टेड बंडी द्वारा किए गए मर्डर्स का काउंट, यानी ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि टेड बंडी ने अपने सीरियल किलिंग माइंड का यूज कर कितने लोगों को मार डाला। बड़े बड़े रिसर्चर्स और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि बंडी ने लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर किया। बंडी ने अपनी लाइफ में जितने भी मर्डर्स किए उनमें से ज्यादातर लड़कियां थी, लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि उसकी अपनी एक बेटी जिसका नाम रोज था, उसके होने के बावजूद बंडी ने लड़कियों को मारना जायज समझा। जब दूसरी बार बंडी को अरेस्ट किया गया था और उसे कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, तब उसे अपनी पत्नी बूने से मिलने की परमिशन नहीं थी। वो अक्सर अपनी पत्नी बूने से मिलने के इंतजार में घंटों जेल के कोने में बैठा रहता था। ये इंसिडेंट साल 1982 का है, जब बंडी को जेल में बूने के साथ शादी के दौरान बिताए हुए पल याद आने लगे। कहा जाता है कि यही वो साल था जब टेड बंडी की पत्नी बूने ने बेटी रोज को जन्म दिया। सब इस बात से हैरान थे कि बूने ने बिना टेड बंडी की प्रेजेंस में रोज को कैसे जन्म दिया था। सबको इस सवाल के जवाब का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि हमारे पास भी ऐसा कोई वैलिड एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि टेड बंडी के बिना बूने ने कैसे रोज को जन्म दिया। बावजूद इसके डिटेक्टिव्स की रिसर्च पर बनी सीरीज द टेड बंडी टेप्स में रोज के जन्म का खुलासा किया गया है। दरअसल उन दिनों बंडी जेल में था। वो अपने किए हुए घिनौने करतूतों की सजा काट रहा था। तभी ये रूमर फैलने लगी कि बंडी ने अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। फिर कैसे उसकी पत्नी बूने ने रोज को जन्म दिया? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि बूने ने जेल में कंडोम की चोरी की थी। बंडी ने उस कंडोम में अपना जेनेटिक मटेरियल जमा कर उसे बूने के हाथों में थमा दिया था। रूल्स के मुताबिक बंडी पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था कि वो जेल के दिनों में अपनी पत्नी बूने से नहीं मिल सकता। जैसा कि रिसर्चर मानते हैं कि रोज के जन्म के पीछे यही एक बड़ा कारण था। उन दिनों जेल में आसानी से कोई आ जा सकता था, कोई किसी से भी मिल सकता था। फ्लोरिडा स्टेट जेल के सुपरिटेंडेंट क्लिंटन स्ट्रिकलैंड को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो नहीं जानते थे कि जेल में ये सारी फैसिलिटीज इतनी आसानी से मिल सकती थी। हालांकि जब उन्हें गार्ड से पता चला कि जेल में ऐसा कुछ हो रहा है, तब उन्होंने बंडी की बेटी रोज से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा की। जहां जेल में रहते रहते ही टेड बंडी शादी करने और किसी को गर्भवती करने में कामयाब रहा। वहीं कई लोगों को मारने के लिए कैद किया गया था, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। टेड बंडी की बेटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए मीडिया को उसकी पत्नी बूने को पकड़ने में देर नहीं लगी। रोज बंडी, जिन्हें कभी कभी रोजा भी कहा जाता है, का जन्म 24 अक्टूबर 1982 को हुआ था। बंडी को मौत की सजा दिए हुए अभी कुछ ही साल बीते थे। रोज टेड बंडी की पहली और एकमात्र ऑर्गेनिक चिल्ड्रेन थी और उसका जन्म उसके पिता के जीवन में ऐसे समय पर हुआ था जब बंडी अपनी सजा काट रहा था। हमें से कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के जन्म के समय उसका पिता उसके पास ना हो। इस साल फ्लोरिडा में बंडी के केस पर लोगों का ध्यान गया। सबने टेलीविजन पर बंडी के करतूतों को जान लिया था। सब लोग गुस्से में थे। वो किसी भी हाल में बंडी को जल्द से जल्द मरता देखना चाहते थे। बंडी पर आधारित एक हॉलीवुड स्टोरी पर निचोड़ ने कहा कि टेड के विक्टिम्स के बारे में एक धारणा थी कि उन सब के बाल बहुत लंबे थे, जो कि बीच से 2 भागों में बटे होते थे, और वो खूब बालियां पहनती थी, जबकि महिलाएं अपने बालों को बीच में बांटकर खूब ईयर रिंग्स पहनकर कोर्ट में आती थी। उनमें से एक जोड़े ने अपने बालों को ब्राउन कलर में चेंज कर दिया था। वे टेड से अपील करना चाहते थे। रोज के जन्म के बाद बंडी की वफादार पत्नी उसे जेल में अपने साथ ले आई। टेड, कैरोल और रोज बंडी की एक फोटो खींची गई। 1989 में बंडी की फांसी से 3 साल पहले बूने ने बंडी को तलाक दे दिया और फ्लोरिडा छोड़कर दूसरे शहर में चली गई। वो रोज और जेमी को अपने साथ ले गई। जेमी बूने का बेटा था। उसके बाद बूने ने बंडी को फिर कभी नहीं देखा और ना ही उससे कभी भी बात की। हालांकि रोज के साथ क्या हुआ, इसका कोई वास्तविक जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन कई रिसर्चर इस बारे में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। उनका मानना है कि रोज अब 37 वर्ष की हो गई होगी। उसने अपनी टीन एज कैसे बिताई, वो कहाँ स्कूल गई, उसने किस तरह के दोस्त बनाए, या वो जीने के लिए क्या करती है, ये सब एक रहस्य बना हुआ है। टेड बंडी के बच्चे के तौर पर इसकी संभावना अधिक है कि रोज अपनी प्राइवेसी को लेकर अलर्ट रहती हो। उसे इस बात का डर सताता होगा कि अगर वो टेड बंडी की बेटी के तौर पर पहचानी जाएगी तो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहीं कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि टेड बंडी की वाइफ बूने ने दोबारा शादी की और अपना नाम बदल लिया और ओक्लाहोमा में एक एबिगेल ग्रिफिन के रूप में रह रही है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। एन रूल ने अपनी बुक द स्ट्रेंजर बिसाइड मी में कहा है कि मैंने जानबूझकर टेड की पहली पत्नी और बेटी के ठिकाने के बारे में कुछ भी जानने से परहेज किया है, क्योंकि वे प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं जानना चाहता कि वे कहाँ हैं।
मैं कभी भी उनके बारे में किसी रिपोर्टर के सवाल से चौकन्ना नहीं होना चाहता। मुझे केवल इतना पता है कि टेड की बेटी बड़ी होकर एक अच्छी लड़की बन गई है। पिछले कुछ सालों में सीरियल किलर्स को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। हम और आप दुनिया के उन तमाम सीरियल किलर्स के बारे में सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं, शायद इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। 20वीं सेंचुरी के एंड में दुनिया को कई सीरियल किलर्स का सामना करना पड़ा है। इन सीरियल किलर्स ने दुनिया के आधे से ज्यादा देशों के लोगों के बीच अपना डर पैदा किया है। सीरियल किलर पर बेस्ड विकिपीडिया की माने तो सीरियल किलिंग का सिलसिला वेस्टर्न वर्ल्ड से शुरू हुआ था। इन सीरियल किलर्स ने लोगों के बीच रहकर अपनी पहचान छुपाई है। जुर्म और मौत के डर से बेखौफ किलर्स ने अपनी ही ह्यूमन रेस के लोगों पर भी तरस नहीं खाया। खून करना इनके लिए इस दुनिया का सबसे आसान काम होता है। एक समय के लिए हमारा और आपका IQ लेवल कम हो सकता है, लेकिन सीरियल किलर्स की सबसे बड़ी ताकत इनका शातिर दिमाग ही होता है। आज के दौर में हम सीरियल किलर्स की लाइफ पर बनी वेब सीरीज और मूवीज को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो सीरियल किलर कितना भी भयानक या डरावना ही क्यों ना हो। सीरियल किलर्स पर बनी वेब सीरीज और मूवीज देखने का मकसद उन मर्डर्स के बारे में जानने के साथ साथ सीरियल किलर्स की मर्डर करने के तरीके के बारे में जानना होता है। लेकिन आज हम आपको एक रिसर्च के बेसिस पर बताएंगे कि कौन बनता है सीरियल किलर। आपने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के बारे में सुना होगा। FBI का मतलब है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है। बेसिकली FBI एक जांच इंस्टीट्यूशन और एक आंतरिक खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर J. एडगर हूवर बिल्डिंग, वॉशिंगटन DC में है। साल 2005 में FBI ने सीरियल किलर्स के बारे में एक रिसर्च कंडक्ट कराई थी। इस रिसर्च की माने तो इसके मुताबिक सीरियल किलर्स दुनिया से अलग नहीं दिखते। वो आम इंसानों की तरह होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं, नौकरी या कारोबार होता है, मगर उनके दिमाग में लोगों को मारने वाला, जुल्म ढाने वाला जो हैवान होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए लोग उन पर डाउट नहीं कर पाते। तो सीरियल किलर्स आखिर कौन होते हैं? अमेरिकी क्राइम एक्सपर्ट हेलेन मॉरिसन ने अपने एक बुक माई लाइफ अमंग द सीरियल किलर्स में बताया है कि सीरियल किलर कौन होते हैं। मॉरिसन ने अपनी जिंदगी में 80 सीरियल किलर्स का इंटरव्यू किया था। वो कहती हैं कि सब के सब एकदम नॉर्मल, लोगों को प्यार करने वाले, फ्रेंडली बिहेव करने वाले आम इंसानों जैसे लगे। वो लोगों को खूब अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे हॉलीवुड के हीरो कैरी ग्रांट या जॉर्ज क्लूनी। सीरियल किलर्स की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो स्मार्ट होते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में एक्सपर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीरीज के खलनायक सीरियल किलर टेड बंडी को ही लीजिए। वो इतना हैंडसम था कि उसने करीबन 36 महिलाओं को अपना दीवाना बनाया था और फिर उनका मर्डर कर डाला। वो पड़ोस के किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखता था और यही सबसे खतरनाक बात है। अगर आपके पड़ोस का ये प्यारा लड़का सीरियल किलर है तो फिर कोई भी हत्यारा हो सकता है। उनके विक्टिम्स उनके भीतर के हैवान से अनजान होते हैं। ऐसे आम इंसान होने की वजह से ही लोगों को सीरियल किलर्स को जानने में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जैसे फिल्म प्रोड्यूसर स्टीवन स्कॉलर ने तो एक किलर से दोस्ती ही गांठ ली। इस किलर का नाम निको क्लॉक्स था। वैसे देखा जाए तो ये सीरियल किलर नहीं था। क्लॉक्स ने सिर्फ एक ही मर्डर किया था, मगर वो डेड बॉडीज कब्रिस्तान से चुरा कर खाता था। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले स्कॉलर कहते हैं उनमें और क्लॉक्स में काफी सिमिलरिटीज हैं। दोनों अमूमन एक ही एज के हैं। दोनों की म्यूजिक की चॉइस भी एक सी है। वो मजाकिया भी हैं। एक बार वो स्कॉलर को एक ग्रेवयार्ड भी लेकर गया था जहां से वो डेड बॉडीज चुराता था। बाद में दोनों बकायदा डिनर पर भी गए। इससे स्कॉलर को हत्यारों की मेंटालिटी समझने में काफी हेल्प मिली। यहाँ तक कि बहुत से आर्टिस्ट को क्राइम की दुनिया में दिलचस्पी होती है। जैसे अमेरिकी पेंटर जो कोलमैन, वो क्रिमिनल से जुड़ी चीजों की पेंटिंग और दूसरी इमेजेस यानी कलाकृतियां बनाते हैं। कोलमैन की बनाई चीजों को हॉलीवुड के कई फेमस आर्टिस्ट खरीदते हैं। क्राइम की दुनिया से जुड़ाव पर अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट पॉल ब्लूम ने एक रिसर्च की है। इस रिसर्च के मुताबिक हम सब ये सोचते हैं कि किसी खास काबिलियत वाले इंसान के कांटेक्ट में आने पर हमें भी वो ताकत आ जाएगी। हिस्टोरियन मैक्रिस्टाइन कहते हैं कि लोग सीरियल किलर्स या दूसरे क्रिमिनल्स की तरफ एक और वजह से झुकाव महसूस करते हैं। वो बिना मरे हुए मौत का एहसास करा पाते हैं। वो मौत के गवाह बन जाते हैं। पेंटर कोलमैन ये बात एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि किसी क्राइम से जुड़ी चीजें रखने से क्राइम की दुनिया से जुड़ाव महसूस होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सीरियल किलर्स के अंदर भी लोगों को खास ताकत दिखती है, इसीलिए वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि उसमें जो अलग तरह की काबिलियत है वो उन्हें भी महसूस होगी। बहुत से लोग मरे हुए इंसानों के बाल या दांत जैसी चीजें रख लेते हैं। इस तरह वो गुजर जाने वाले के साथ जुड़ाव महसूस करते रहते हैं। पेंसबर्ग के जॉन श्वेंक के पास ऐसी कई चीजें हैं जो सीरियल किलर्स या उनके शिकार हुए लोगों से जुड़ी है। वैसे बहुत से लोगों को ऐसी चीजों से घिन भी आती है, मगर जिसे जुल्म की दुनिया में दिलचस्पी होगी वो ऐसी चीजों की तरफ खिंचाव महसूस जरूर करेगा। जैसे जॉन श्वेंक, जो कोलमैन या फिर डॉक्यूमेंट्री निर्माता स्कॉलर। इंसानी अंगों के अलावा सीरियल किलर्स या दूसरे अपराधियों से जुड़ी चीजें भी यही असर रखती है। अमेरिका की इलिनॉय यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ाने वाले स्टीफन गैनन ने सीरियल किलर वेन गेसी की बनाई पेंटिंग्स खरीदी थी। इन्हें वो पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इनका स्टूडेंट्स पर गहरा असर होता है। जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता वो भी बेहद दिलचस्पी से इन पेंटिंग्स को देखते हैं। समय बदलने के साथ साथ अपराधियों की ऐसी यादगार चीजों का आज अच्छा खासा बाजार खड़ा हो गया है। जैसे किसी कातिल का इस्तेमाल किया हुआ चाकू। आज तो ऐसी चीजों की नीलामी के लिए कई वेबसाइट बन गई है। लोग सीरियल किलर्स की कब्र की मिट्टी तक इन वेबसाइट से खरीद रहे हैं। क्राइम के प्रति लोगों की दीवानगी देखते हुए अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्निन एक कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कत्ल का ये कारोबार बंद हो। साल 2007 से वो अमेरिकी कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि ऐसा कानून बनाकर क्राइम से जुड़े सामान बेचने पर रोक लगाई जाए। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि सीरियल किलर्स में हमारी दिलचस्पी की एक मनोवैज्ञानिक वजह और भी है। जब हमारे दिल में बहुत से बुरे ख्याल आते हैं तब हम क्राइम करने वालों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि बिना वो काम असल में किए हमें वो जुर्म करने जैसी तसल्ली हासिल होती है। इसके बाद हमारे दिलो दिमाग से वो बुरे ख्याल निकल जाते हैं। सीरियल किलर को लेकर साइकोलॉजिस्ट की सोच बहुत अलग है। कई साइकोलॉजिस्ट ने सीरियल किलर्स के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की है, जिन लोगों को साइकोपैथ कहा जाता है। उनके बारे में डॉक्टर कील का कहना है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में भावनाओं को संचालित करने वाला हिस्सा अंडर डेवलप्ड है, लेकिन उन्हें शैतान या दरिंदा कहना ठीक नहीं होगा। मर्डर और रेप जैसे क्रिमिनल और हेनस एक्ट करने वाले दिमाग को समझने के लिए डॉक्टर कील की लेबोरेटरी ने एक मोबाइल ब्रेन स्कैनर बनाया है, जिसे एक ट्रक पर रखकर उस जेल में ले जाया गया जहां डुगन बंद है।
डॉक्टर कील ने डुगन नाग के सीरियल किलर के दिमाग की डेंसिटी और उसके काम करने के तरीके को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि डुगन के दिमाग के उस हिस्से की डेंसिटी काफी कम है जिसे पैरालिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। यही पैरालिम्बिक सिस्टम इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सही गलत में डिफरेंस करता है। दिमाग के इन हिस्से को साइंटिफिक लैंग्वेज में एमीग्लांडा और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही हिस्सा ह्यूमन फीलिंग्स को भी मैनेज करता है। जिन लोगों के दिमाग के इस पार्ट को एक्सीडेंट की वजह से नुकसान पहुंचता है, उनका बिहेवियर अचानक बदल जाता है। कई बार वे वायलेंट और एंटी सोशल हो जाते हैं। यही लोग आगे चलकर हमारे बीच सीरियल किलर बनते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि टेड बंडी, जो कि एक बेखौफ सीरियल किलर था, उसने अपनी तीसरी गिरफ्तारी के बाद बिना डर के कहा था, आई डोंट फील गिल्टी फॉर एनीथिंग, आई फील सॉरी फॉर पीपल हु फील गिल्टी। इतना ही नहीं, उसने कहा, वी सीरियल किलर्स आर योर सन्स, वी आर योर हस्बैंड्स, वी आर एवरीवेयर एंड देयर विल बी मोर ऑफ योर चिल्ड्रेन डेड टुमारो।